मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। ऋषु ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई आपकी कुंडली में आई हुई परेशानी के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। उसके लिए आपको ऋषु ज्योतिष चैनल से जुड़े रहना होगा। आपकी परेशानी का अवश्य वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन किया जाएगा और आपके साथ में उन लोगों का भी किया जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि यहां पर 15-20 मिनट के वीडियो में पूरी कुंडली का विश्लेषण करना असंभव है। उसके लिए मैं पत्रिकाएं लिखता हूं। यहां पर आपकी एक दो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जो वास्तविक प्रॉब्लम है, उसका वीडियो बना करके मार्गदर्शन करने की कोशिश की जाती है और आपके कमेंट्स द्वारा मेरा ज्ञान वृद्धि होता है। मैं हमेशा कहता हूं आप कमेंट्स में लिखिए, आपको अच्छा लिखा है, खराब लिखा है, आपका सुझाव लिखिए, वो मेरे ज्ञान को कहीं अधिक ऊंचा उठाने में मदद करेगा। और आपके पूछने से, आपके बताने से मुझे एक कुंडली भी मिलेगी, ताकि मैं तो एक रोजाना विश्लेषण करता हूं। दोस्तों आज का विषय तो छोटा सा है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत है और कई चीजें उसके लिए देखनी पड़ती हैं। आज का विषय है, एक जातक की माता ने हमसे पूछा है कि पंडित जी हमारा लड़का कौन सा व्यवसाय करे ताकि उसको सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। अब व्यवसाय कुंडली में देखना इतना आसान काम नहीं है। कई बिंदुओं पर देख करके किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाता है। फिर भी इस छोटे से वीडियो में मैं विषय को कवर करने की कोशिश करूंगा। आपसे अनुरोध करूंगा आप अंत तक बने रहिए और अंत में उपाय भी बताऊंगा। दर्शकों क्या व्यवसाय करें जो सफलता प्राप्त हो? कुंडली शापित है, कुंडली शापित है और नौजवान की माता पूछती है कि मेरा पुत्र क्या व्यवसाय करे। दर्शकों जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव है। प्रथम भाव लगन, लग्नेश। लगन हमारा शरीर है, स्वयं का प्रतिनिधि करता है। लगन और लग्नेश को देखना अनिवार्य है, तो बाकी जितने भी प्रभाव मिलेंगे वो लगन लग्नेश के थ्रू ही मिलेंगे। वही एक मीडिया है। द्वितीय भाव धन का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव है, दानी आंख का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव माता का, घरेलू सुखों का भाव है। पंचम भाव शिक्षा, संतान का। छठा भाव रोग शत्रु का। सप्तम भाव व्यवसाय, रोजगार और जीवन साथी का भी भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है और 10वां भाव व्यवसाय में सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, तो द्वादश भाव खर्च, दंड और सेवा सुख का भी भाव है। आज विचार करेंगे हम जातक का जन्म 12 फरवरी 1999, कृष्ण पक्ष 11, मूल चरण 3 शुक्रवार को हुआ। यहीं से मैं विश्लेषण शुरू कर देता हूं। पहली बात, कृष्ण पक्ष 11 अमावस्या की तरफ बढ़ती हुई पितरों का प्रकोप शुरू हो जाता है और मूल चरण 3 जो मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं पूर्वजों का प्रभाव होता है और चरण 3 धन की हानि का योग बनता है। ऐसा धन की हानि का योग बनता है। इसके लिए शास्त्रों के अनुसार निर्देश है कि जब दोबारा मूल नक्षत्र आए तो विधिवत शांति करा लेना चाहिए। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। लगन के 21 डिग्री विराजमान है। लगन में सूर्य 29 डिग्री लेकर के केतु 28 डिग्री लेकर में, दोनों बराबर है, दोनों पीड़ित है। और जब सूर्य के साथ राहु होता है या केतु होता है तो कुंडली शापित बन जाती है। द्वितीय भाव में बुध 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध अस्त है। बुध छठे भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है। जातक का भाग्य अस्त है। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और एक 10वां भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव में है, अच्छी स्थिति में है। द्वितीय भाव में
पंचमेश और दशमेश की स्थिति शुभ होती है, कोई खराब नहीं होती, अच्छी स्थिति में है। गुरु मकर लग्न के कारक है और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव अशुभ माना जाता है और दूसरा शनि तीर्थ भाव में है, तो मकर लगन के लिए गुरु अकारक है और गुरु तीर्थ भाव में अपनी राशि में है। भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा उसको और उसकी लेखन शक्ति भी अच्छी होगी, अच्छी हैंडराइटिंग पावर होगी। शनि चतुर्थ भाव में नीच राशि में शनि लग्नेश है, यहां पर समीकरण उल्टा हो गया। शनि लग्नेश है, नीच राशि में है। नीच राशि में फल तो देगा लेकिन बहुत ही परिश्रम करा करके देगा, अवश्य मिलेगा नीच राशि वाले को, कोई भी ग्रह हो। लेकिन शनि जब नीच राशि में हो जाता है तो अशुभ प्रभावी बन जाता है। सप्तम स्थान में राहु 28 डिग्री लेकर के है, 10वें स्थान में मंगल 12 डिग्री 13 मिनट लेकर के स्वाति नक्षत्र में है। चंद्रमा द्वादश भाव में है, मूल नक्षत्र में है। ये ग्रहों की सामान्य स्थिति रही। अब हम 2 मिनट लगन पर विचार करते हैं। मकर लगन के स्वामी शनिदेव हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल हो सकता है, उग्र हो सकता है, लेकिन अपनी उग्रता ये समय देख करके दिखाते हैं, नहीं तो भीगी बल्ली भी बने रहते हैं। इनका कोई कार्य निश्चित नहीं होता और इनका दांपत्य जीवन सामान्य तौर पर मधुरता नहीं होता। पत्नी के साथ इनके विचार मिलते नहीं हैं। वाक शक्ति पर इनका नियंत्रण नहीं है, जो कुछ मन में आया वो बोल देते हैं और किसी चीज का ये नहीं, देश काल परिस्थिति का ख्याल नहीं रखते। जिस बात को ठान लेते हैं वो अवश्य करते हैं। लग्नेश चतुर्थ भाव में है। साधारण तौर पर लगन का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। आपका लगन कोई भी हो, अगर चतुर्थ भाव में है, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, उसको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। मोटर गाड़ी मकान मुकुंद सब प्रकार के सुख मिलेंगे। पिता की सेवा करने वाला होगा। लेकिन यहां पर चतुर्थ भाव में आ गया। चतुर्थ भाव लगन लग्न शरीर है। चतुर्थ भाव भी पराशर जी ने कहा यह हमारा मनोविज्ञान से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा हृदय और फेफड़ों का है और यहां पर शनि परेशानी देने वाला होता है। छाती से संबंधित और परेशानी, नीच लग्न परेशानी देने वाला होता है। छाती से संबंधित ऐसे जातक को परेशानियां आती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है, शत्रु पक्ष प्रभावी होगा। सप्तम दृष्टि उस दृष्टि से व्यवसाय को देख रहा है, उससे से जातक का व्यवसाय दूर तक फैलेगा, वह अपनी व्यवसाय की जिम्मेवारी संभालेगा। लेकिन साथ साथ शनि तृष्णा का भी कारक है, वैराग्य का भी कारक है, लेकिन उसके व्यवसाय की तरफ उसका मेल ज्यादा होगा और तृष्णा वैराग्य की तरफ कम जाएगा और उसको व्यवसाय जकड़ लेंगे। व्यवसाय उसका अच्छा होगा, बड़ी जिम्मेदारी से पड़ेगा और उसको ऐसा व्यवसाय होगा, ऐसे ही उसकी नौकरी होगी और वह उसको आराम भी नहीं कर पाएगा और साधारण तौर पर उसको सुखों का नाश होगा। लेकिन शनि से वह दासदासी महसूस करेगा, दासदासी महसूस करेगा शनि के नीच होने से, व्यवसाय अच्छा होने के बाद भी। यहीं तक मैं बता रहा हूं, आगे क्या रुकावट आएगी वो आगे बात करेंगे, जब लास्ट में बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। 10 को सूर्य अष्टम भाव का स्वामी या लगन में है। साहस अधिक हो सकता है और इतना अधिक हो जाता है कि उसको दुस्साहस बोला जाता है और कई बार परेशानी मोल ले लेता है, उग्र प्रतीका बनता है। सूर्य सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन को देख रहा है, असफल हो जाता है। जब लगन में अष्टमेश हो तो उसके प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती हैं। बाधाएं के बिना उसका कोई कार्य पीड़ित नहीं होता, लगन पीड़ित हो जाता है। अशुभ कार्य यहां पर लगन पीड़ित होता था और सूर्य है यहां पर शत्रु राशि में है और उसका पाप प्रभाव के प्रति रुझान चला जाता है, अशुभ कार्य के रुझान चला जाता है। परंतु वह दुखों का भोगने वाला ऐसा सहनशील होता है और वो चुपचाप करके सब परेशानियों को सहनशील लेगा और लोग बोलते रहेंगे कि बहुत ही सहनशील आदमी है, बहुत अच्छा। बाल कम होते हैं, कुछ आलसी भी हो सकता है, नेत्र रोग भी आएंगे और लेकिन किसी को क्षमाशील नहीं होता क्योंकि राजा उसमें बैठा हुआ है, लंबी बीमारी देने वाला बैठा हुआ है। अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन में आपका कोई भी होगा
तो वह विघ्न कारक बनेगा, चाहे आपकी कुंडली किसी भी हो, और लंबी बीमारी से देगा। मकर में सूर्य बैठा हुआ है, हृदय रोग देगा। जब सूर्य मकर राशि में लगन में होगा तो हृदय रोग देगा, और उसके साथ साथ तो केतु सूर्य को पीड़ित कर रहा है, तो डबल पीड़ित का प्रभाव हो गया। तो ऐसे जातक को हृदय संबंधित बात को साधारण तौर पर ना लेना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में है। शत्रुओं से संघर्ष होगा, शत्रु के भाव को देख रहा है। कई बार परेशानी भी मोल लेगा, शत्रुओं से परेशानी भी उसको मिल जाएगी। हमेशा पत्नी या जीवन साथी हमेशा रोगी रहेगा, प्रेम विवाह भी हो सकता है, और विदेश से भी दुल्हन ला सकता है। ये कई प्रकार बनते हैं, लेकिन कुछ भी बोलो कि पत्नी का सुख उसको कम मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। दोनों ही भाव महत्वपूर्ण है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है और एकादश भाव आमदनी का भाव है, और मंगल ऊर्जा का कारक है। मंगल यहां पर स्वाति नक्षत्र में दसम भाव में है। दसम भाव में मंगल दिग्बली हो जाता है और शुभ प्रभाव देता है। बेशक वो तुला राशि में है, लेकिन अपने स्थान पर दिग्बली है। मंगल अगर स्वाति नक्षत्र में हो तो ऐसा सफल उच्च अधिकारी बनता है, योग बनता है। अपने कार्य की सफलता के लिए वह किसी हद तक भी जा सकता है कि मैंने इस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है। उसका एम ऐसा होता है, वो किसी हद तक भी जा सकता है। धनवान होता है और जनता से धन की प्राप्ति होती है। और मंगल लगन को देख रहा है, मंगल उसको उच्च अभिलाषी बना रहा है, उसको सम्मान पूर्वक लगन को देख रहा है। यहां तक देखिए कितना अच्छा चल रहा है, और उसका व्यवसाय बहुत अच्छा होगा, बहुत लंबा होगा, और भूमि मकान आदि का सुख होगा, सब कुछ अच्छा होगा। परंतु यहां पर परंतु लग गया, परंतु मंगल लग्नेश को पीड़ित कर रहा है। मंगल लग्नेश को पीड़ित कर रहा है। यहां से एक तो लग्नेश नीच राशि में हो गया और दूसरा मंगल से पीड़ित हो गया। दर्शकों, शनि और मंगल, सूर्य और राहु, सूर्य और केतु, चंद्र और केतु, और शनि और राहु, ये सारे सब दुर्भाग्य के प्रतीक हैं। इनका परस्पर संबंध अशुभ माना जाता है। शनि और राहु सप्तम योग बना रहे हैं, आमने सामने हैं। तो यहां पर वो हिसाब आ जाता है कि जैसे मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया, दो सांड जब कुश्ती लड़ते हैं ना, दो पहलवान समझो या दो सांड समझो, जब कुश्ती लड़ते हैं तो बीच में जो छोटे मोटे पेड़ आते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। यहां पर यह स्थिति हो गई। मंगल देखिए किस तरह से, मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं। एक माता है, पुत्र को पीटती भी है और बोलती है तू चुप रह, रोना नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मंगल यहां से लगन को तो देख रहा है, ऊंचा उठा रहा है, और लग्नेश को पीट रहा है, बैठ चुप, ऊपर नहीं उठना। बड़ी विडंबना वाली बात आ गई है। लगन को तो ऊपर उठा रहा है और लग्नेश को बोल रहा है चुपचाप बैठ। ये हमारे कुंडली रचना का प्रभाव है, क्योंकि मंगल शनि का शत्रु है और शनि से डबल पावर मंगल में है, दुगनी पावर मंगल है। यहां पर शनि मार खा गया, उपाय करना पड़ेगा। यही मैं साथ साथ बताता चलूं कि देखिए, जो आदमी कमजोर है, वो दूसरे पहलवान से पिट रहा है, तो उस कमजोर आदमी को घी दूध पिला करके बलवान करना है, और जो पीट रहा है उसको राम राम बोलना है, भाई उससे झुक के चलना है तो गुजारा हो जाएगा। यहां पर शनि को बलवान करना पड़ेगा और मंगल को राम राम बोलनी पड़ेगी। मंगल को राम राम मतलब इस मंगल के उपाय करने पड़ेगी। मंगल देवता को, हनुमान जी को प्रार्थना करनी पड़ेगी। जितनी वो प्रार्थना करेगा, श्रद्धा उसके हाथ में उतना ही होगा, और शनि को बलवान करना पड़ेगा। शनि के यंत्र में नीरम जला करके उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसको अभिजित करके, और शनि का मंत्र उसको गले में, शनि का नग उसको गले में धारण करना पड़ेगा। मैं साथ साथ उपाय चलूं तो जाकर के काम चलेगा। बिना मंगल को राम राम बोले, बिना उपाय किए कोई काम नहीं चलेगा। तो मंगल के उपाय करने पड़ेंगे और शनि को बलवान करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आ जाती है बुध। दर्शकों, मैंने हमेशा पहले भी बताया है कि भाग्य और कर्म का बड़ा मेल है। आप काम तो कर रहे हैं, अगर उसमें आपको भाग्य साथ देता है तो आपके काम को चार चांद लग जाते हैं।
ये अवश्य है, ये हर कोई बताता है। लेकिन यहां पर तो बुध अस्त है, भाग्य तो साथ ही नहीं दे रहा, भाग्यहीन है तो कर्म का फल कैसे मिलेगा, भाग्य का साथ नहीं है, भाग्यहीन है। गुरु भाग्य को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। गुरु अकारक है, पृथ्वी जब कारक है, गुरु की मेन राशि धनु राशि द्वादश भाव में है। जब सूत्र है ज्योतिष का, राहु सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु अधिष्ट और राहु स्वामी, ये 5 ग्रह पृथक कारक है। जिस कुंडली में अशुभ होते हैं, इस कुंडली में शनि तो लग्नेश है, अशुभ होने का मतलब नहीं रहेगा। द्वादश भाव का गुरु है, स्वामी है, और सूर्य पृथक कारक है, सूर्य भी अशुभ है, कारक है, अष्टम भाव का स्वामी है, और चंद्रमा भी है कारक है, और राहु तो सभी के लिए जैसा देखा वैसा। तो राहु यहां पर गुरु का प्रभाव जा रहा है 9 भाव पर, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, भाग्य उदय नहीं होगा क्योंकि अकारक है। बुध अस्त है, बुध अस्त हुआ क्यों ये देखना पड़ेगा। उसके कारण बुध साधारण मैं कह दूं, अब बुध का रत्न धारण कर लो कुछ नहीं होगा दर्शकों, बुध का रत्न धारण कर से। बुध अस्त हुआ क्यों, बुध बहन बुआ का कारक है। पिछले जन्म में बहन बुआ के साथ वर्ताव ठीक नहीं था। बुध कुल देवता है, पिछले जन्म में कुल देवता के प्रति अपने अयोध्या की उसकी अच्छी मंशा नहीं थी, बुध अस्त हो गया तो वह कर्म का प्रायश्चित करना पड़ेगा, कारत्व के कर्म करने पड़ेंगे, और बुध का रत्न धारण करना पड़ेगा उसको। और इसी तरह से शनि का भी है, शनि नीच हुआ तो हुआ क्यों, लग्नेश है, शनि के कारत्व कर्म करने पड़ेंगे। शनि न्याय का देवता है, और शनि किसका प्रतिनिधि करता है, शनि उन हमारे कार्मिकों का प्रतिनिधि करता है, उन हमारे दीन आदमियों का प्रतिनिधि करता है, उन गरीबों का प्रतिनिधि करता है। तो ऐसे जातक में सताए होंगे तो वो आपको उसको कार्य करने पड़ेंगे। सूर्य ने अस्त क्यों किया, सूर्य साक्षात भगवान विष्णु है, प्रतिनिधि है। सूर्य को ग्रहण क्यों लगा, केतु ने क्यों शापित किया, इसने अपने पिता पूज या जो भी पिता तुल्य आदि, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। पिता के सम्मान, गुरु के पिता के सम्मान जितने भी आदमी थे उनका उसने कारत्व कर्म नहीं किए, तो कारत्व कर्म करने पड़ेंगे। सूर्य को भी जल देना पड़ेगा, सूर्य को जल देना पड़ेगा, कारत्व करने पड़ेंगे। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य के भी कारक करने पड़ेंगे, शनि के भी कारक करने पड़ेंगे, बुध के भी कारक करने पड़ेंगे, और बुध का रत्न धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 10 को द्वादश भाव का स्वामी, तीर्थ भाव का स्वामी, तीर्थ भाव अपनी राशि में है। लेखन शक्ति बहुत अच्छी होगी, उस जातक के राइटअप जो लिखते हैं वो अच्छा राइटअप होगा, अच्छा लिखने वाला होगा। पंचम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देख रहा है सप्तम भाव को, लेकिन ध्यान रखिए ये त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, अपनी उच्चता का प्रभाव नहीं देगा, अपनी हाथ खोल देगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। यहां पर त्रुटिपूर्ण ही प्रभाव देगा, वो पृथाजनक कारक प्रभाव देगा। गुरु का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है। ये ज्योतिष का सूत्र है। अब द्वादश भाव का स्वामी अगर अकारक है तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, चाहे वह लग्नेश ही क्यों ना दो। जहां राहु है चाहे लग्नेश ही क्यों ना होने दो, राहु अधिष्ट राशि अशुभ प्रभाव देगा, तो यहां पर भी उसको शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। राहु पहले से गुरु की पंचम दृष्टि है, तो जीवन साथी के साथ परेशानी वाली बात रहेगी, भाग्य की हानि होगी। गुरु एकादश भाव को, मित्र राशि को देख रहा है, यहां पर मित्र नहीं देखेगा, यहां पर मित्र नहीं देखेगा। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, गुरु की मेन राशि धनु राशि द्वादश भाव में, द्वादश भाव का स्वामी यहां पर देख रहा है, मित्र राशि में 9 दृष्टि से देख रहा है, तो आमदनी के भाव में परेशानी देगा, आमदनी के भाव में परेशानी देगा। और राहु की भी आगे देखेंगे क्या आएगा, वो राहु में देखेंगे। तो जहां पर ऐसा नहीं है कि वो मित्र राशि है तो सबल देगा, नहीं, द्वादश भाव का स्वामी है, इसको परेशानी वाली बात देगा। और यहां पर दूसरा किसी का ऐसा कई प्रभाव हो जाएगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं शुक्र की। 10 को शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और 10म भाव का स्वामी है, और शुक्र द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव भी प्रारंभिक शिक्षा, द्वितीय भाव भी कुटुंब का भाव है। अच्छी स्थिति में, खराब स्थिति में शुक्र नहीं है। धन और कुटुंब का सुख मिलेगा, संतान के पक्ष में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है,
व्यवसाय में सफलता मिलेगी, क्योंकि व्यवसाय के भाव से पंचम स्थान पर व्यवसाय में सफलता दे रहा है। शुक्र भी सफलता दे रहा है, मंगल भी सफलता दे रहा है, सफलता मिलेगी और कष्ट का वातावरण मिलेगा, क्यों? शत्रु दृष्टि से इसको देख रहा है। अब बात करते हैं राहु की। शनि तो हो गया, शनि तो लगने से। राहु चतुर्थ भाव, सप्तम भाव में कर्क राशि में है। स्त्री पक्ष से कष्ट होगा और चतुर्थ भाव रोजगार का भी भाव है। दसम से दसम सप्तम भाव, चतुर्थ भाव नहीं, दसम से दसम सप्तम भाव, सप्तम भाव जहां जीवन साथी का है वहां रोजगार का भी भाव है। रोजगार में परेशानी आएगी क्योंकि यहां पर राहु है। कूटनीतिज्ञ होगा, लाभ में उतार चढ़ाव आ जाएंगे। जहां पर राहु लाभ भाव को देख रहा है, द्वादश भाव के स्वामी की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। एकादश भाव पीड़ित हो गया, बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा, अच्छी सोसाइटी नहीं होगी, धन में कमी आ गई, एकादश भाव पीड़ित हो गया। तो राहु का भी प्रभाव हो गया और गुरु का भी प्रभाव होगा। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, यहां पर त्रुटि देगा। अब ये जब त्रुटि देने का मतलब आ गया कि जातक मंगल परिश्रम भी कराएगा, शनि भी परिश्रम कराएगा, आमदनी कम होगी, आमदनी कम आएगी। राहु लगन भाव को देख रहा है, लगन भाव में केतु सूर्य से पहले से ही बैठे हैं और मंगल की भी चतुर्दृष्टि है। वो एक अलग है कि उच्च दृष्टि से देख रहा है, लेकिन अपने साथ साथ कुछ अवगुण भी लेकर के है। राहु केतु सूर्य मंगल इन सब की लगन पर कहीं ना प्रभाव है। ये दुर्घटना के कारक हैं, दुर्घटना भी साथ साथ में होगी क्योंकि लगन पर चारों का प्रभाव है। राहु का भी प्रभाव है, मंगल की भी, और केतु सूर्य पहले से बैठे हैं, दुर्घटना भी देगा। राहु नवम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, मृत अवस्था में है, लगन को देखते हुए अच्छी है। लगन के 21 से यहां पर 28 है, तो भाई बहन के सुख में थोड़ी सी कमजोरी देगा। गुरु के ऊपर ये नव पंचम योग, मीन राशि का और कर्क राशि का नव पंचम योग शुभ नहीं होता है। वो वैसे कोई बात नहीं कि राहु पीड़ित नहीं कर रहा है राहु को, लेकिन वैसे देखा जाए तो नव पंचम योग शुभ नहीं बनता है, इसको अशुभ कहा जाता है। कर्क और मीन राशि का नव पंचम और मकर और कर्क का सप्तम ये अशुभ माने जाते हैं। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों लगन भाव में है। केतु चोट दुर्घटना कारण बनेगा, संतान पक्ष में परेशानी आएगी, स्त्री सुख में परेशानी आएगी, भाग्य की परेशानी आएगी। ये मैंने आपको बात बताया। सूर्य की महादशा 2021 से 27 तक चल रही है। सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है और सूर्य अकारक है और प्रॉब्लम देने वाला है। ग्रह अपना प्रभाव अपनी दशा अंतरदशाएं में देते हैं। अभी तक हमने देखा कि जातक को मंगल भी व्यवसाय के लिए अच्छा हो रहा है। क्या व्यवसाय करें बाद में बात करेंगे। और शुक्र भी अच्छे स्थान पर है। लेगा कौन? मंगल तो एक तरफ से तो ऊपर उठा रहा है, दूसरी तरफ लगन को पिट रहा है। लगन तो पिट रहा है, लगन को बलवान करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दिया। दर्शकों लग्नेश पीड़ित नीच राशि में है। लग्नेश स्वयं छाती फेफड़ों संबंधित विकार देगा। लग्नेश जो नीच राशि है उसका आप दान कर सकते हैं। नीच राशि जिसके ग्रह का है दान कभी नहीं लेना चाहिए। रत्न धारण करने के लिए मैंने बता दिया और मंत्र शनि के मंत्र में नीलम जल करके उसको अभिजित करके उसकी रोजाना पूजा करनी चाहिए। और मंगल देवता के कोई भी जो आप कर सकते हैं, मंगल के बहुत से उपाय हैं। सुंदरकांड है, बाण है, यानी दुनिया भर के सबसे पहली बात है उपाय तो सारे ही अच्छे हैं लेकिन उसको अनुकूल होने चाहिए। मंगल देवता को किसी न किसी तरह से आपने मनाना है। कोई भी आप उपाय करते रहिए, दुनिया भर के उपाय हैं। अब इसमें मेन बात आ जाती है और आगे क्या चलते हैं, वैनाशिक नक्षत्र। कोई भी नक्षत्र आपका जो यहां चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह आपका जन्म नक्षत्र से है। उस नक्षत्र से
22वां नक्षत्र विनाशिक नक्षत्र है, विनाश करने वाला नक्षत्र है। उस नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो और उस नक्षत्र का स्वामी वो, अगर वो कारक ग्रह है तो 5 या 7% ही नुकसान करेगा, अगर अकारक है तो 100% नुकसान करेगा। तो जातक का जन्म मूल चरण है, मूल चरण से विनाशिक नक्षत्र हस्त है और हस्त के स्वामी है चंद्रमा। तो जातक के लिए चंद्रमा विनाश का कारक है और चंद्रमा द्वादश भाव में है। दो चीजें आ गई, मूल नक्षत्र भी बना दिया चंद्रमा देव ने और हस्त के स्वामी है, विनाश कारक बन गया। अगला, जातक का जन्म वज्र योग में हुआ। वज्र योग शायद आपने सुना नहीं होगा, नहीं सुना होगा, कोई पंडित जी कमी बताते हैं, वो गंभीर की तरह से ही है, उसका भी उपाय करना पड़ता है। उसके स्वामी वरुण देव हैं, यानी कहने का मतलब बालक से वरुण देव भी नाराज हैं। तो वज्र योग जो हमारी कुंडली में, आपने करण योग देखा होगा, नाड़ी आदि देखी होगी, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वज्र योग में जो पैदा होता है उसके स्वामी वरुण है, अशुभ माना जाता है गणमूल की तरह। तो उसकी भी आपको पूजा करवानी पड़ेगी, निवारण करना पड़ेगा। यहीं पर जब बात चल गई है तो मैं बता दूं, हम जो भी पूजा करते हैं देवताओं को, हमारा जो अर्पित करने वाली दो ही साधन है, एक जल है और अग्नि है। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, जब हम कोई भी चीज जल में छोड़ते हैं, जल मन का कारक है, तो हमारी चीजें जल में चली जाती है। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, इतिहास तो बहुत लंबा है, मेरा वीडियो बहुत लंबा है। तो वो जल के थ्रू, वरुण भगवान के थ्रू, वो सारी चीजें सूर्य भगवान के पास चली जाती है। सूर्य विष्णु भगवान का प्रतिनिधि, आप ये बोलो, जल के थ्रू विष्णु भगवान के पास पहुंच जाती है। जो भी, हाँ, आप देखा होगा कोई भी पूजा की सामग्री है, कोई भी बोलते विसर्जन कर दो, विसर्जन करने का वैधानिक मान्य ये है। दूसरा है हमारा अग्नि है, हम हवन करते हैं, जो भोग जाता है वो देवता हो जाता है। तो यहां पर वरुण देव भी नाराज है, तो कैसे उसकी जो पूजा जो है उसके पास चली जाएगी? नहीं जाएगी, वरुण की भी पूजा करनी पड़ेगी, मूल नक्षत्र की पूजा करनी पड़ेगी, वरुण की भी पूजा दोष निकालना पड़ेगा। और ये समस्याएं सामने आई है। अब बात आ गई है, शापित कुंडली है, पितृदोष निकालना पड़ेगा, शापित कुंडली है, पितृदोष निकालना पड़ेगा, शनि का रत्न धारण करना पड़ेगा गले में, और शनि का यंत्र में नीलक जड़ा करके अभिजित करके उसकी रोजाना पूजा करनी पड़ेगी। मंगल देव की पूजा करो, कैश भी करो, लड्डू बांटो, चूरमा बांटो, बंदर खिलाओ, जो आप अनुकूल है। श्रद्धा की कीमत है, बोरी भर के श्रद्धा करो, चाहे 5 पैसे का दान करो, आपकी भली होगी। और आपने 5 लाख की, आप में श्रद्धा ही नहीं है तो कुछ नहीं, बेशक सोते आओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मंगल देव को आप मन पटा लो ताकि शनि को पीटे नहीं। उसके बाद आता है, अब बात करते हैं व्यवसाय की। दर्शकों, व्यवसाय के कई तरीके हैं। असली तो वीडियो था व्यवसाय का, लेकिन आपको मैं ये नहीं समझा देता तो व्यवसाय का कैसे होगा? इस जातक का कोई व्यवसाय ही नहीं चलेगा, क्योंकि मंगल तो पीट रहा है, व्यवसाय करेगा कौन? लगने से तो पिट गया, तो पहले पिटा हुआ अशुभ योग बताएंगे। अब व्यवसाय जो कर सकता है वो तभी चलेंगे जो मैंने पहले, इससे पहले जो आपको बता दिया, उनका निवारण कर लेगा तो व्यवसाय अच्छा होगा। मंगल बहुत अच्छा दे रहा है, अच्छा उसको व्यवसाय दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र भी अच्छा दे रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन लेने वाला कमजोर हो गया, लेने वाला पिट रहा है, कहां से होगा? व्यवसाय, व्यवसाय कई तरीके हैं। लगन से भी व्यवसाय देखा जा सकता है, मकर लगन है, शनि देव है, कोई तकनीकी से भी व्यवसाय संबंधित हो सकता है। मूल नक्षत्र से भी आकलन किया जाता है। मूल नक्षत्र वाला जातक ईमानदार होगा, परोपकारी होगा, सब कुछ होगा, ऐसा अध्यापक भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, और कोई टेक्निकल काम भी कर सकता है। मूल नक्षत्र भी, चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उससे भी व्यवसाय देखा जा सकता है। जो बलवान हो उस स्थिति में वही अपना लेना चाहिए। कब करना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद जन्मांक, जन्मांक 12 तारीख है, जन्मांक इसका 3 बनता है। 3 के जन्मांक खिलाड़ी भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, आज दलाली आदि का भी काम कर सकते हैं, ये सारे काम वो कर सकते हैं।
अब बात चलते हैं जो आपकी साधारण तौर पर जो लोग बोल देते हैं, हम भी बता देते हैं, छोटे कम टाइम होते बिना अध्ययन किए बता देते हैं। 10वें भाव में तुला राशि है। तुला राशि न्याय का प्रतीक है। न्याय संबंधित भी वो व्यवसाय कर सकता है। न्याय व्यवसाय कौन करेगा? जिसने वकालत करी होगी। सीधी सी बात है। जहां पर मंगल है, मंगल तकनीकी का कारक है, मंगल तकनीकी का कारक है और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर भी है, तो जहां तक तकनीकी शिक्षा भी ले सकता है तो तकनीकी तरफ भी जा सकता है। दूसरी बात, अब ये तो ज्योतिष है, कोई जरूरी थोड़ी सा कोई पढ़ा लिखो अनपढ़ को भी तो व्यवसाय करना है। कोई अगर मेरा भाई ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं है, स्कूल ही नहीं गया, तो उसके लिए भी तो है। जहां पर तुला राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र से संबंधित कोई भी व्यवसाय करो, इत्र बेचो, फूल बेचो, कपड़े का व्यापार करो, साज सज्जा का काम करो, हमेशा बरकत मिलेगी। तो ये 5-6 उपाय जो साधारण तौर पर है, जो उसको अनुकूल है, वो कर लेना चाहिए। इनमें सभी में उसको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? ये दोष निवारण करने के बाद मिलेगा, उससे पहले कोई उपेक्षा ना करें करने की। व्यवसाय की बात आ गई तो मैं एक बता देता हूं कि मेरे दर्शकों, कोई भी हो सुन, तो व्यवसाय, जब आप नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हो तो अपने नक्षत्र से सूर्य का गोचर देख लो। आपके नक्षत्र से 17वें नक्षत्र में सूर्य का गोचर नहीं होना चाहिए। जैसे जातक का मूल चरण है और इनका 17वां नक्षत्र पुष्प चरण पड़ता है, और पुष्प चरण में यानी पुष्प चरण कर्क राशि का चरण आता है, और कर्क राशि में हर साल सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त तक तकरीबन रहता है। तो उस टाइम में देख लो, सूर्य कर्क राशि में नहीं होना चाहिए। इस जाति वाला, इस कुंडली वाला, आपका भी कोई भी जन्म नक्षत्र है, उससे 17वां नक्षत्र देखिए। आप कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो आपका सूर्य 17वें नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। दूसरा, लग्नेश की स्थिति गोचर में ठीक होनी चाहिए, 7.5 ना हो, नीच अवस्था में ना हो। अब इस जातक की 7.5 तो खत्म हो गई कि वृष, धनु और मकर, अभी तो कुंभ में शनि चल रहे हैं, क्योंकि शनि 7.5 में उसी को तकलीफ अवश्य देगा जो कि शनि अशुभ है। लग्नेश होते हुए अशुभ है, तो इस बालक को शनि शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि लग्नेश होते हुए नीच राशि में और मंगल उसको पीट रहा है। जो पीट रहा है, जो आदमी पीट रहा है, क्या उससे शुभ प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती है? कभी भी नहीं। तो ये मैंने आपको जातक का बताया, और कुंडली शापित है तो दोष निकालना पड़ेगा। मैंने जैसे जैसे चलता गया सभी आपको व्याख्या बताता गया। दर्शकों, मैंने इस होनहार बालक के 99 का कितने के 24 साल की आयु है, बोला मैं क्या काम करूं? काम करने से पहले अपने दोस्त को ठीक कर लो, तभी तो काम करोगे। नहीं है तो मूल नक्षत्र है, धन का नाश हो जाएगा, और चंद्रमा यहां आकर के बैठ गया और अशुभ प्रभाव देगा। विदेश से बहू लाएगा, बहू बोलो, पत्नी बोलो, कुछ भी बोलो, और तो दिक्कत वाली बात तो होगी। उससे भी परेशानी आएगी, वो भी खर्चा ज्यादा करने वाली होगी, खुद भी करेगा और वो भी करेगी और लूट जाएगा। उपाय कीजिए। अगर आप समझते हैं कि वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो मैं कहूंगा शेयर करें, लाइक करें। और दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक, यहां पर काल सदोष पिंडोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। नवदेह हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, जो इच्छुक लिखा जा सकता है। और दर्शकों, कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के भेजा जाता है। जरूरत है आपको चैनल पर बने रहने की। दर्शकों, आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है, खराब लगा है, लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। और इसी प्रकार मैं आपको कुंडली बना करके, वास्तविक कुंडलियां बना करके आपकी परेशानी से आपका अवगत कराता रहूं। मेरा भी मन अच्छा हो, प्रफुल्लित हो। धन्यवाद।